जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक और जैसे कि आप देख रहे हैं गाड़ी है और उर्मिलेश सर हैं और हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो साफ है कि इलेक्शन की बेला है और चुनाव में माहौल क्या है, तो लोगों के बीच जा रहे हैं चुनाव कवरेज करने के लिए। और जब उर्मिलेश सर होते हैं तो तमाम किस्से होते हैं, लंबा अनुभव रहा है इनका चुनाव कवरेज का राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। और जब तमाम चैनल नहीं हुआ होते थे और तमाम जगहों से रिपोर्टें नहीं आ जाया करती थी, उस दौर में जो पत्रकारिता होती थी, कहाँ से कौन जीत रहा है, किस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट होती थी, तो उस दौर के पत्रकार हैं उर्मिलेश जी। तो उन तमाम बातों को याद करेंगे, उस दौर की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता, उस दौर की राजनीति, आज के दौर की राजनीति। और ये जो आगामी चुनाव है लोकसभा का 2024 में, इसमें होने क्या जा रहा है, क्या किसी के लिए चुनाव बहुत आसान है? सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टहल रहे हैं और कवरेज करेंगे और आपके साथ मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। इस चुनाव में मुद्दे क्या होने वाले हैं, किस ओर चुनाव जाएगा, किन किन बिंदुओं पर लड़ा जाएगा, सत्ता पक्ष के सामने क्या चुनौती है, विपक्ष के सामने क्या पोटेंशियल है? देखिए, सत्ता पक्ष चाहता था कि सारे विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताकर चुनाव आराम से निकाल ले, लेकिन अब ये मामला क्लिक नहीं कर सकता। उसकी वजह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा मसला आया है वह तो अपने आप में इतिहास का भयानक मतलब एक स्कैम है। और ये लीगलाइज्ड फ्रेमवर्क में एक बनाया गया और लीगलाइज्ड फॉर्म में बना करके जो इतना सारा धन आया और कुछ ही पार्टियों तक सीमित रहा, जिसमें बीजेपी सबसे नंबर 1 रही। और बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ह्यूज गैप है। और ये कहने से काम नहीं चलेगा कि जिसके पास ज्यादा एमपी है वो ज्यादा पैसा पूंजीपतियों से लेगा, क्योंकि कई जगह ये भी देखा गया है कि पूंजीपतियों ने किन वजहों से पैसा दिया। अब पता चला कि किसी की ईडी का छापा पड़ रहा है, सीबीआई का इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, तो वो बीजेपी को बॉन्ड दे रहा है। ये सब भी हुआ है और ये जो आंकड़े सामने है ये सब देखिए। हाँ, इसको साबित करना नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाम की संस्था उसके वेबसाइट पर है, जिसको सरकार चाहती थी कि जल्दी ना आवे, लेकिन आ गया। तो इसलिए वो चीज क्लिक नहीं करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने केवल पैसा पाया। भारत में सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और फॉरवर्ड ब्लॉक और एक संभवतः कोई रीजनल पार्टी है, इसको छोड़कर सभी पार्टियों ने पाया है पैसा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। बीएसपी को छोड़ के बीएसपी भी उसमें संभवतः शामिल है। संभवतः को नहीं मिला है। तो ये स्थिति है इस देश में। लेकिन सबसे ज्यादा तो इसलिए करप्शन वाला मामला तो क्लिक नहीं करता है। ठीक है जी। अब उसको चूंकि इलेक्शन बॉन्ड्स को, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनवैलिड करार दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, इसलिए बीजेपी के पास कोई लॉजिक नहीं है, तो वो चीज क्लिक नहीं करेगा। अब मान लीजिए कि धर्म के नाम पर, तो उसमें जितना पोलराइजेशन होता है उतना इस बार भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, खासकर यूपी बिहार जैसे स्टेट्स में। लेकिन मेरा हिसाब किताब ये कहता है कि धर्म से ज्यादा बीजेपी ने जाति के नाम पर अच्छा खासा अपना हिसाब किताब किया है, कर लिया है, बहुत जबरदस्त। तो ये कहना कि केवल धर्म का इस्तेमाल करती है बीजेपी, मुझे लगता है जाति का इस्तेमाल जितना किया है इस बार, खासकर हिंदी हार्टलैंड में, उतना किसी पार्टी ने नहीं किया है। तो जाति के मामले में भी वो कम नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग उसका इक्वेशन है और पोलराइजेशन जो करना चाहा है वो किया है। सर, विपक्ष का आरोप है कि हेमंत सोरेन जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तमाम नेता पे ईडी के छापे पड़ चुके हैं। तो एक सवाल ये उठ रहा है कि सत्ता पक्ष डरा हुआ है काफी, क्योंकि अगर डरा नहीं रहता तो इतने थोक भाव में ईडी के तमाम छापे नहीं पड़ते, 2-2, 3 मुख्यमंत्री जेल नहीं जाते। तो ये डर है क्या? अच्छा सवाल है। देखिए, बहुत सारे लोग जो सत्ता पक्ष के हैं उनसे हम लोगों की बात होती रहती है, तो वो कहते हैं साहब करप्शन पर कैसे कम्प्रोमाइज करेंगे हम। तो ये तो लॉजिक ही अब नहीं बची। करप्शन में कौन नहीं, जब सत्ता पक्ष चेहरा बदल चुका है। तो दरअसल अगर मान लीजिए कि विपक्ष जो है उसके जो नेता हैं करप्शन किए, खुलेआम किए, तो आप कह रहे हैं कि खुलेआम किया, तो उसको भाई 2019 से सरकार है, 2014 से सरकार है, चलो पिछला इलेक्शन मान लेते हैं 2019, तब भी आपको 5 साल मिला, इसके पहले 5 साल मिला।
तो आप 2017 की केसेस, 2013 की केसेस, 2012 की केसेस जब आपकी सरकार नहीं थी, उनको खोल खोल कर और ईडी और सीबीआई और आईटी के हवाले कर रहे हैं, और वो भी चुनाव के समय। तो इरादा आपका क्या है? आपका इरादा करप्शन से लड़ना नहीं है, आपका इरादा विपक्ष जो मजबूती से एकजुट हो रहा था उसको खंड खंड करना है, उसको घुटने टिकाना है। उसमें बहुत सारे लोग आपके सामने सरेंडर कर देंगे, बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज कर लेंगे, बहुत सारे लोग डर जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं डरेंगे नहीं। करप्शन से ब्लैकमेल पॉलिटिक्स हो रही है। एग्जैक्टली। तो आई मीन मैं इसलिए मानता ही नहीं हूं कि ईडी का इस्तेमाल या आईटी का इस्तेमाल करप्शन की तलाश और करप्शन को खत्म करने के लिए है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव, वरना चुनाव के दौरान नहीं होता। इस देश में एक भी चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं रहा आज तक 47 के बाद से जो इलेक्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया हो। देयर आर 2 चीफ मिनिस्टर्स जो इलेक्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए, एक नोटिफिकेशन से पहले हेमंत सोरेन जी और एक केजरीवाल नोटिफिकेशन के बाद। एक आरोप सर ये भी लगा, मुख्तार अंसारी की डेथ हो गई है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी सवाल उठा रही हैं। बीएसपी चीफ मायावती जी ने सवाल उठाया है, उनकी फैमिली की तरफ से कहा गया है, आरजेडी तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया, अखिलेश ने, तमाम लोग जांच की मांग कर रहे हैं। और उसकी एक जांच वजह ये भी एक मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि उन्हें खाने में जहर दिया जा रहा है। तो इस वक्त इस तरह के आरोप लगना और इस हद तक राजनीति का चले जाना, आप इस बारे में इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं मुख्तार अंसारी जो है, मुख्तार अंसारी की मौत का क्या कारण है, क्योंकि मैं एक राजनेता नहीं हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। और मैं आपका वीडियो देख रहा था, आपने इस पे पूरी एक स्टोरी की है, उर्मिलेश संवाद नाम से सर का यूट्यूब चैनल है, तो इस पे लगातार वो चर्चा करते हैं। तो मैं जर्नलिस्ट के तौर पे मैं नेताओं की तरह तो नहीं बात कर सकता, मैं तथ्यों पर बात करता हूँ। तो मेरे हिसाब से मुख्तार अंसारी की मौत का क्या कारण है, इसके लिए हमें जांच का इंतजार करना चाहिए। और एक तो जांच जो पोस्टमार्टम उनका होने वाला है, संभवतः आज शाम तक या कल 2 घंटे से जारी है जब हम बात कर रहे हैं। जी, तो उससे एक तो पता चलेगा क्या है। दूसरी बात कि कोई अगर मेडिकल बोर्ड बैठेगा या कोई हाई लेवल इंक्वायरी बैठेगी, तो जो नतीजे आएंगे, हमें लगता है तब हमारे जैसे पत्रकार को बोलने का मौका मिलेगा कि हम वो क्या कारण थे, क्यों उनकी मौत हुई। अभी तो हम यही कहेंगे जो प्रशासन ने कहा है और जो डॉक्टरों ने कहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। लेकिन हार्ट अटैक के पीछे क्या है, क्यों, क्या कोई बैकग्राउंड है, नहीं है, या उनका वो आरोप कि हमको स्लो पॉइजन दिया गया था, उनके बड़े भाई ने भी कहा है, उनके बेटे ने भी कहा है। अब ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिन पर मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लोग बोल रहे हैं, और लेट ट्रुथ आई मीन कम आउट कि क्या होता है, क्या। मुख्तार अंसारी का एक बड़ा कद था, जो वो इलाका है गाजीपुर बऊ का, आप खुद भी गाजीपुर से आते हैं, वहाँ की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ये तो कहना बहुत अभी कठिन है, क्योंकि ईस्टर्न यूपी का जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो काफी चेंज हुआ है। जो पहले था उसमें और आज के सिनारियो में बेसिक फर्क आया। एक जमाना था जब लेफ्ट डोमिनेटेड ईस्टर्न यूपी था, गाजीपुर, आजमगढ़, यहाँ तक कि बनारस में भी कुछ इलाकों में बहुत स्ट्रांग था लेफ्ट। फिर बाद में समाजवादी पार्टी आई, फिर बीएसपी आई, बीएसपी और एसपी दोनों बहुत स्ट्रांग थी। आज की तारीख में वहां पर बीजेपी का दबदबा इतना बढ़ा है कि सपा बसपा पीछे हो गई हैं, कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई है, लगभग मृत प्राय है, मतलब बहुत कमजोर स्थिति में है। तो अब सिनेरियो इतना चेंज हुआ है। मुख्तार अंसारी बरसों से जेल में हैं या जेल में थे, तो अच्छा, मुख्तार अंसारी कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी उस रूप में नहीं कही जा सकती जिस रूप में कि आप मायावती को या अखिलेश को बड़े पैमाने पर और लोकल लेवल पर मान लीजिए जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं या बीएसपी के नेता हैं गाजीपुर में, बलिया में, उस तरह के नेता वो नहीं थे। वो तो एक अपराध जगत से जुड़े थे। एक बात सही है, ये सही है कि वो चुनाव में लड़ते थे, जीतते थे, लेकिन ये भी सही है कि वो अपराध जगत से जुड़े थे और बहुत सारी हत्याएं या बहुत सारे अपराधों में उनकी संलिप्तता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बताई गई, उसमें कन्विक्ट हुए हैं, खासकर दो मामलों में। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कन्विक्शन उनको हो चुका था, लेकिन ये सही है कि वो चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, और कई बार पार्टी के साथ, कई बार बिना पार्टी के साथ भी। तो उनकी यूं कहा जाए कि जनता में जिस इलाके में थे वो पैठ थी, और वो इलाका गाजीपुर ना होकर जहाँ के वो पैदाइश है वो मौनाथ भंजन था, तो उस इलाके में। तो अब क्या फर्क पड़ेगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ सप्ताह के अंदर ही ये पता चल जाएगा कि खासकर मऊ में, आजमगढ़ में, गाजीपुर में क्या सिचुएशन बनती है, क्या
ओके। समीकरण उभरते हैं, लेकिन बीजेपी मैं समझता हूं कि इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी, कहीं ना कहीं पोलराइज करने की भी कोशिश करेगी। सर 80 के दशक से आप राजनीति कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तब की राजनीति पत्रकारिता और आज की राजनीतिक पत्रकारिता, या फिर राजनीति की बात करें, राजनीति और तब की में क्या फर्क आया है? पूरा 4 दशक हो गया आपको, 5 दशक। देखिए अशोक जी, मैं समझता हूं कि उस दौर की राजनीति, उस दौर की पत्रकारिता और आज की राजनीति और आज की पत्रकारिता में इतना फर्क आया है, इतना फर्क आया है कि जो लोग उस दौर में नहीं थे और जो बाद में जिनकी पैदाइश हुई है, वो उस दौर के बारे में सुनेंगे या पढ़ेंगे किताबों में, तो उनको बहुत अचरज होगा, बहुत अचरज होगा। जैसे उन दिनों एक तो चुनाव का जो खर्च था, आज के खर्च जैसा था ही नहीं। लोग चुनाव, हमारे जिले में, हमारे इलाके में 1 जीप 2 जीप पर चुनाव लड़ते थे। जीपें चलती थी, गाड़ियां नहीं थी। शुरू के दौर की बात मैं कर रहा हूं, जब मैं बड़ा हुआ तब की बात नहीं, बचपन की बात। लोग साइकिलों से चुनाव प्रचार करते थे, पैदल पैदल गांव में लोग चलते थे, बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था। अब ये कह सकते हैं कि बैलेट पेपर में ये होता था, वो होता था, लेकिन आज जो कैंसिल भी होते थे, एग्जैक्टली। लेकिन आज ईवीएम वीवीपैट है। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि ईवीएम का वो हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन वही साइंटिस्ट कहते हैं कि वीवीपैट के साथ जो ईवीएम का कॉम्बिनेशन है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है और किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंटिस्ट कह रहे हैं। बड़े सवाल तमाम उठे हैं, बड़े बड़े, हाँ, और इस पर उठे हैं सवाल। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तक, बड़े बड़े नेता तक मांग कर चुके हैं कि वीवीपैट को काउंट किया जाए, उसमें जो उसकी गिनती की जाए, जो उसके उसकी जो पर्चियां हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं है। एक और बात कि इलेक्शन कमीशन तब जो था और अब जो है, उसमें खासकर शेषन और लिंगदो का जो जमाना था, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन था। बिल्कुल। लेकिन स्टेशन के समय से इन लोगों ने जानना शुरू किया कि इलेक्शन कमीशन भी होता है, क्या चीज होता है, मुझे याद है। और उस ट्रेडिशन को जीएम लिंगदो ने भी कंटिन्यू रखा, बात के और लोगों ने भी कंटिन्यू रखा, ऐसा नहीं है। लेकिन अब मजबूरी हो गई, एक मानक सेट हो गया। लेकिन आज का जो चुनाव आयोग है, अब 3-3 आयोग बैठ गए, अरे 3-3 लोग हैं। उस समय 1 होता था केवल, बाद में 3 हुआ। तो इलेक्शन को कैसे निष्पक्ष ढंग से, स्वतंत्र ढंग से, पारदर्शी ढंग से कराया जाए, मुझे लगता है कि ये कंसर्न जो है केवल कागजों में आज दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑब्जेक्टिवली चुनाव नहीं करा रहा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और इसके प्रमाण है। जैसे आप देखेंगे कि सिर्फ विपक्ष को नोटिसें मिलती हैं, विपक्ष के नेताओं को। सत्ता पक्ष के लोग चाहे कुछ भी बोल दें, कितना भी हेट्रेड फैलाने वाली चीजें, जितना ही पोलराइज करने वाली चीजें, वो खुलकर धर्म जाति का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, तब भी कोई उनको नोटिस नहीं जाता, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आज तो मैं एक चीज गिनाना चाहता था। रही बात मीडिया की, जो राजनीति का तो हाल देख ही रहे, कितना पैसा खर्च हो रहा है इलेक्शन में, इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी कहानी बता ही चुका हूँ। लेकिन आज देखिए जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता पहले भी मैं मानता हूँ कि उतनी महान नहीं थी जितनी महान पत्रकारिता की कल्पना करते हैं। लेकिन इसके बावजूद आज का जो टेलीविजन मीडिया है, उससे तो कोई तुलना ही नहीं, जिसे आप टीवी पूरम कहते हैं। हाँ, टीवी पूरम जिसको प्यार से कहता हूँ। लेकिन आप देखिए उन दिनों अखबारों में आपको 50%, 30%, कहीं कहीं 40% अच्छी रिपोर्टिंग, ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग और फैक्चुअल रिपोर्टाज आपको दिखाई देते थे। और इलेक्शंस के दौरान तो एक जैसे लगता था कि उत्सव पर्व शुरू हो गया है पत्रकारों का। वो लगता था कि अभी उनको अपनी योग्यता, अपनी दक्षता, अपने स्किल को दिखाना है, अपने कौशल को दिखाना है कि किसकी कितनी बात सच होती है, हाँ। और लोग इसका प्रेडिक्शन कितना सच होता है। और इसी में उनकी पूरी ऊर्जा लगती थी, खूब मेहनत करते थे लोग। उस समय गूगल नहीं था, उस समय इंटरनेट नहीं था, इंफॉर्मेशन सारी अपने से इकट्ठा करनी होती थी कि पिछले चुनाव में अमुक प्रत्याशी को कितना मिला था, बिल्कुल सारा डेटा। लोग इलेक्शन कमीशन के दफ्तर, हम लोगों का आधा समय शाम का इलेक्शन ऑफिस में बीतता था, स्टेट डेटा निकलवाने। जी हाँ, डेटा और सारा रिकॉर्ड लेने। और हर जहाँ स्टेट में मैंने काम किया, जो वहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बोलते थे स्टेट का, हम लोग चाहते थे कि कौन सा अखबार का
जो आदमी है सबसे अधिक दोस्ती कर लेगा, सो दैट की डेटा मिले। हाँ, तो सौभाग्यवश मैं नवभारत टाइम्स में था उन दिनों, तो मैं बड़े अखबार में था, तो मेरी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती थी, क्योंकि वो लोग भी चाहते थे कि बड़ा अखबार है, तो मुझे बहुत सारी उसका एक फायदा मिलता है। तो मैं आपको बताऊं, उन दिनों कंपटीशन था पत्रकारों में कि कौन अच्छी रिपोर्ट करके साबित कर देगा कि वो सही है। आज झूठ बोलना है, गलत लिखना है, गलत साबित हो जाना है चुनाव रिजल्ट के बाद, तब भी झूठ बोलना है। और ये हाल हो गया है खासकर टीवी पुरम में। आप देखिए टीवी पुरम में जितने प्रेडिक्शंस आते हैं उसमें मैं समझता हूं कि मैं गणना तो नहीं कर सकता कि कितने परसेंट गलत होते हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर गलत साबित होते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर। और दूसरी बात कि इलेक्शंस में अगर सत्ता पक्ष द्वारा बिल्कुल जबरदस्ती धांधली की जा रही है, खुलेआम की जा रही है, तब भी वो रिपोर्ट नहीं होता। अपोजिशन ने कोई गलती छोटी सी कर दी तो तुरंत रिपोर्ट हो जाता है। आपने जो तमाम चुनाव कवर किए, आप कौन सा चुनाव याद है आपको जब मजा आ गया और तमाम मैंने आपके एक्सपीरियंस? देखिए, दो चुनाव मुझे बहुत याद आते हैं। एक तो मैंने आई थिंक 27 की उम्र में मैंने जब मैं 27 साल का था, तो 27 साल का, तब मैंने एक इलेक्शन कवर किया था आई थिंक दिल्ली में, जब मैं फ्रीलांसर था, तो उस समय कवर किया था। अभी मैं 67 क्रॉस कर रहा हूँ, तो या 67 के आसपास हूँ, तो करीब कितने साल हो गया? 40 साल मान लेते। 40 साल। तो 40 साल के बाद फिर मैं एक बार सड़क पर हूँ, इलेक्शन देख रहा हूँ कि कैसा हो रहा है देश में। इस बीच में कई साल मैंने कवर नहीं किया 2008 के बाद। तो जब आप करते थे उस दौर में? हाँ, तो मैं उस समय जो करता था, तो मैं दिलचस्प 2-3 इलेक्शन हमको याद है, लेकिन दो बताऊंगा। एक तो 1989 इलेक्शन बहुत दिलचस्प था, 89 का लोकसभा चुनाव, और एक बाई इलेक्शन था लोकसभा का जो मैं कवर किया था जब मैं नवभारत टाइम्स ज्वाइन किया था। उसके कुछ ही समय के बाद मुझे वो असाइनमेंट मिला था बांका का। बांका बिहार में पड़ता है, और जॉर्ज फर्नांडिस, जी हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस आई थिंक मधुली में भी संभवतः वहां से लड़े थे, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो कभी। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस तो लड़े ही, मुजफ्फरपुर से भी लड़े वो, और बांका से। बांका में मनोरमा देवी जो मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर सिंह पहले, ये बिंदुश्री दुबे से पहले संभवतः थे, तो उनकी धर्मपत्नी थी, वो कांग्रेस की उम्मीदवार थी, और जॉर्ज फर्नांडिस थे इधर से। दोनों के बीच का जो चुनावी दंगल था वो अद्भुत था। अच्छा। बहुत ही दिलचस्प था। कभी जॉर्ज फर्नांडिस लगता था कि वो जीत रहे हैं, कभी लगता था मनोरमा जी जीत रही हैं। और इस चुनाव में जॉर्ज फर्नांडिस के ग्रुप ने ये गंभीर आरोप लगाया कि मनोरमा जी ने या उनके लोगों ने कांग्रेस की तरफ से बूथ कैप्चरिंग की, खासकर कुछ ट्राइबल इलाके में। अच्छा, ये जो बांका है वहाँ कुछ ट्राइबल भी लोग हैं, कुछ दलित लोग हैं, कुछ पिछड़े लोग हैं, बहुत पिछड़ा इलाका उन दिनों था। अब पता नहीं कैसी स्थिति है, लेकिन एक जमाने में बहुत पिछड़ा था। तो उन दिनों में एक गाड़ी लेकर पटना से हम लोग गए थे, मैं था और मेरा फोटोग्राफर था, और हम लोगों ने सारे इलाकों में घूमना शुरू किया, खूब घूमा, और घूमने के बाद ही हमने रिपोर्ट फाइल करना शुरू किया। कई रिपोर्ट फाइल की, और मेरी जो रिपोर्ट्स थी उनको पसंद किया गया। मैं पोलिंग के दिन भी रहा, और पोलिंग के दिन जो धांधली हुई उसको मैंने आंखों देखा, वर्णन किया अपनी रिपोर्ट में। और मुझे बाद में बताया गया कि जब कंप्लेन किया जॉर्ज फर्नांडिस ने हारने के पहले, यानी चुनाव खत्म हुआ और कंप्लेन उनका इलेक्शन कमीशन में पहुंच गया, काउंटिंग के पहले ही, तो उसमें संभवतः अगले दिन जो छपी मेरी रिपोर्ट थी वो लगाई गई, मेंशन किया। हाँ, और मुझे लगता है और भी कई अखबार वालों की रिपोर्ट थी, मेरी भी रिपोर्ट मेंशन की गई थी कि कैसे कांग्रेस के लोगों ने बूथ कब्जा किया अमरपुर में, कटोरिया में, इस तरह के निर्वाचन इलाके जो थे, खासकर ये अनुमंडल थे, तहसीलें थी, तो उस पर। तो वो चुनाव बड़ा दिलचस्प था। जॉर्ज फर्नांडिस लग रहा था जीत रहे हैं, लेकिन वो चुनाव हार गए। इसी तरह से एक और इलेक्शन था एमजे अकबर का किशनगंज में, वो चुनाव भी मैंने कवर किया था, और राजीव गांधी वहाँ पब्लिक मीटिंग करने आए थे, और वो प्रधानमंत्री थे, तो वो कवर भी मैंने किया था। और राजीव गांधी से उस दरमियान मैंने बातचीत भी की थी, संक्षिप्त आमने सामने। वो भी एक बड़ा दिलचस्प था, जिसको मैंने नवभारत टाइम्स में रिपोर्ट किया था, वो इलेक्शन।
और इसके अलावा 1989 का जो चुनाव था लोकसभा, उसमें नॉर्थ बिहार और सेंट्रल बिहार मैंने कवर किया 2 बार टाइम्स के लिए। और वीपी सिंह वाला ये चुनाव कहलाता है। इसको भारत की राजनीति में वीपी सिंह का चुनाव या बोफर्स का चुनाव कहते हैं। हाँ। तो उसके बाद वीपी सिंह की सरकार बनी थी जी। आप हम सब जानते हैं। और तो ये चुनाव जिस तरह वीपी सिंह ने जीता, वीपी सिंह तो नहीं कहेंगे क्योंकि वीपी सिंह उस समय एक स्टार जरूर थे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं तय था कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। बहरहाल देवीलाल और उनके बीच और अन्य कई लोगों के बीच में थी कि कौन बनेगा, और अल्टीमेटली और चंद्रशेखर जी भी, लेकिन अल्टीमेटली वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। तो कई बार उस इलेक्शन में मैं दूर दराज के इलाकों में कवर करने गया और मुझे लग रहा था कि वीपी सिंह की जो पार्टी है वो, या जो जनता दल या इस तरह की जो पार्टी थी जो बाद में मोर्चा बना, जी हाँ, लालू जी और नीतीश कुमार ये लोग जो थे, शरद यादव, तो मुझे लगने लगा था कि बिहार में ये लोग थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत रहे हैं और अच्छा खासा उनको वोट आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीपी सिंह की सरकार जो बनी उसमें अहम एक रोल था, वो यूपी बिहार का खास तौर पे था। तो ये चुनाव में हमको एक प्रेडिक्शन के हिसाब से वो मुझे लगने हाँ, एक दक्षिण है, एक उत्तर है, उत्तर भारत है, बिहार, यूपी हो गया, झारखंड हो गया। बिहार में आपने काफ़ी लंबे समय तक काम किया है और फील्ड पे उतरना और एक फ़ोन पे भी लगातार संवाद करते रहना लोगों से, वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग लेते रहना भी आपकी आदत में शुमार रहा है, मुझे पता है। बिहार और झारखंड में के चुनाव का आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है वाकई कमजोर हुई है, लेकिन चूंकि एक गैप हो गया गिरफ्तारी के बाद, लोग नाराज हैं। हाँ, बिल्कुल नाराज हैं, खासकर आदिवासी समाज और पिछड़े वर्ग में भी एक तबका। लेकिन अभी चूंकि एक गैप है, इलेक्शन आप देख रहे हैं ना कि वो शायद बाद के फेज में इलेक्शन है वहाँ, तो गैप हो गया, तो इससे बीजेपी को कंसोलिडेट करने की या अपनी स्थिति को मजबूत करने की एक मोहलत मिलेगी, समय मिलेगा। दूसरी बात की बीजेपी बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है झारखंड में, और चूंकि उसके पास पैसा बहुत है, दूसरी पार्टियों के पास पैसा ही नहीं है। जैसे आपको याद होगा एक जमाना था कि जैसे ही चुनाव आया और अपोजिशन को कमजोर करने के लिए अचानक वो क्या बोलते हैं उसको, नोटबंदी आ गई थी, तो बहुत सारी पार्टियां, रीजनल पार्टियां तबाह हो गई थी। तो वही स्थिति आज है कि उन पार्टियों की स्थिति बहुत खराब है, जो विपक्ष हैं केंद्रीय राजनीति में, जो विपक्ष हैं, तो वो एक मजबूरी उनकी या एक व्यवस्था है। दूसरी बात कि जो राजनीतिक समीकरण विपक्ष के हैं उसमें आपस में जो गठबंधन की राजनीति करने वाले दल हैं वो आपस में मोल तोल पता नहीं क्यों कर रहे हैं ज्यादा, या तो सत्ता पक्ष का दबाव उन पर है कि आप ऐसा कीजिए, या तो अपने निजी स्वार्थों या निहित स्वार्थों के कारण ऐसा कर रहे हैं। तो एक कोहेसिव जो एक अलायंस इमर्ज करना चाहिए झारखंड में, वैसा अभी थोड़ा सा कमजोरी दिखाई दे रही है। शिबू सोरेन की फैमिली में भी बीजेपी ने स्प्लिट किया है। उनकी जो बहू है दुर्गा सोरेन, दुर्गा की पत्नी, वो उधर चली गई, तो ये सब घाटा है। लेकिन मेरा विश्वास है कि फिर भी अपोजिशन की स्थिति पिछले चुनाव से काफी बेहतर रहेगी। एक तो ये, जहां तक बिहार का प्रश्न है, बिहार में नीतीश कुमार जी के सत्ता पक्ष के साथ फिर चले जाने के कारण विपक्ष जो है कमजोर हुआ है, ये इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। लेकिन क्योंकि बीजेपी वाकई बिहार में बहुत तेजी से काम कर रही थी और उसने अपने कार्डर के बल पर, अपने संगठन के बल पर उसने जमीन बनाई है, और पूरा का पूरा जो कांग्रेस का बेस है, अपर कास्ट बेस, वो बीजेपी में शिफ्ट हो गया है। लेकिन बीजेपी वहीं पर सीमित नहीं रही, उसने ओबीसी और दलित में भी काम करके एक तबके को जोड़ा है अपने साथ। और चूंकि उनके पास पैसा है, उनके पास कार्डर है, बहुत काम किया है, सरकार है केंद्र में, तो एक तो ये। उसके मुकाबले जो आरजेडी है या अन्य जो दल हैं उसके अलायंस में, उनका भी काम मेहनत का है। जैसे तेजस्वी यादव आरजेडी में एक नेता के तौर पे बहुत तेजी से और बहुत ही कारगर ढंग से उन्होंने वो उभरे, प्रभावित करते हैं। अब उनकी यात्रा जो थी जिसके बाद रैली की गई, वो यात्रा बहुत सक्सेसफुल, बिल्कुल लोगों ने बताया कि शानदार थी, बहुत ही शानदार। लेकिन अभी जैसे सीपीआईएमएल के साथ जो उनका अलायंस है वो बहुत कारगर है, क्योंकि
CPIML जो है सेंट्रल बिहार में और नॉर्थ बिहार में भी कुछ हलकों में, बल्कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में भी जैसे कटिहार वगैरह में उनका काफी ताकत है, काफी बल है। तो ये अलायंस काफी मजबूत है। लेकिन कांग्रेस जो है इस अलायंस की सबसे कमजोर कड़ी है, जिसको 9 सीटें संभवतः दी गई हैं। और वो कितनी सीटें निकाल पाएगी, नहीं निकाल पाएगी, ये कहना कठिन है, क्योंकि कांग्रेस जो है बिहार में स्खलित हो गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, अब इन इलाकों में घूमने जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं गया नहीं हूँ, लेकिन बिहार में मैं अभी हाल में गया था, इसलिए मैंने बोल दिया है। दक्षिण हमेशा ऐसी जगह रही है जहां बीजेपी को झटके लगते रहे हैं। बीजेपी आज भी उतनी सफलता हासिल नहीं कर सकी है। हाँ, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है कि उनको मालूम है कि वो साउथ में कर्नाटक के अलावा अन्य जगहों पर ज्यादा प्रभावी नहीं है। हालांकि काम तो वो केरला में 40 साल से 30 साल से कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक ही बार वो जीते MLA सीट, एक ही बार, और कभी उनको खाता नहीं खुला लोकसभा में। तो मैं समझता हूँ कि वो कोशिश कर रहे हैं। अब इस बार कुछ अगर कर पाए तो आश्चर्यजनक होगा और उनके लिए बहुत शुभ होगा, महत्वपूर्ण होगा। नेशनल लेवल पे देखें तो बीजेपी के अगेंस्ट में जिन नेताओं का नाम आता है उसमें राहुल गांधी कांग्रेस से आगे हैं। राहुल गांधी लगातार उन्होंने 2 यात्राएं की, लोगों से बात कर रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के खातों को सीज कर दिया गया अभी। तो कांग्रेस पे जिस तरीके से एक आर्थिक दबाव है, अब उसमें सत्ता पक्ष का कितना हाथ है या नहीं है, ये तो बात की बात है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है। राहुल गांधी की राजनीति को किस तरीके से देख रहे हैं आप? और मैच्योर हुए हैं, कुछ फायदा अपनी पार्टी को दिलवा पाएंगे? राहुल गांधी पर आने से पहले मैं साउथ के बारे में एक बात और कहना चाहता था कि देखिए, कर्नाटक में बीजेपी बहुत मजबूत रही है, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि कांग्रेस की वहां सरकार है और 2 उसके ताकतवर नेता सामाजिक तौर पे भी बहुत मजबूत अलायंस बनाते हैं समाज के अंदर। वो है सिद्धारमैया और ये आपके देखिए नाम क्या, DK शिवकुमार कांग्रेस के संकट मोचन बन गए। एग्जैक्टली, तो 2 बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं और इन्होंने मोबिलाइज कर किया है काफी। तो बहुत अच्छी स्थिति उनकी रहेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी जगहों पर देखना है क्या होता है, लेकिन ज्यादा मैं नहीं समझता साउथ जो है बीजेपी को निराश ही करेगा, ऐसा मेरा यकीन है। अब रही राहुल गांधी की, देखिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता हैं, जैसा नेता कांग्रेस को मेरी याददाश्त में कभी कोई नहीं मिला था। क्योंकि इसलिए नहीं कि वो बड़े महान और दिव्य हैं और सबसे बड़े नेता हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। इंदिरा गांधी बहुत बड़ी नेता थी, भारत की प्रधानमंत्री थी। राहुल जी तो अभी केवल सांसद हैं। इसके अलावा आप जानते हैं नेहरू जी, शास्त्री जी, बड़े बड़े नेता। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विचार और मिजाज के स्तर पर ये कांग्रेस के पीछे के सभी नेताओं से डिफरेंट है। ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय की पक्षधरता में हमारा विश्वास है। ये कहते हैं कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। ये कहते हैं कि आरक्षण बहुत जरूरी है। ये कहते हैं कि 73% पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन मीडिया में, MNCs में या प्राइवेट सेक्टर में कहाँ है, कारोबार में कहाँ है, ऐसे सवाल उठाते हैं। ये बात नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी जी तक किसी ने नहीं की। बल्कि सच यह है कि राजीव गांधी जी ने, तो आपको याद ही होगा, मंडल के विरुद्ध भाषण दिया था लोकसभा में। नेहरू जी भी कोई आरक्षण के कट्टर पक्षधर नहीं थे। यकीनन आरक्षण लागू उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, SC ST का, क्योंकि वो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो एक संधि हुई थी, उसका तकाजा था कि उसको लागू करना था, इसलिए उससे पीछे हट नहीं सकते थे। तो एक तो ये तो संवैधानिक वो मामला था, उसमें संविधान में शामिल किया गया था। उसमें किसी व्यक्ति का बहुत रोल या तो नेहरू जी या और किसी का रोल नहीं था, वो एक संवैधानिकता का तकाजा था और संकल्प था। वो तरीके से वो बाबा साहब ने काम किया, उसमें बाबा साहब का ही रोल अगर कोई है तो उन्हीं का है। दूसरी बात की ओबीसी का रिजर्वेशन, ओबीसी का रिजर्वेशन का प्रावधान जो भारत के संविधान में शामिल हुआ था, प्रावधान का मतलब उसकी संभावना का प्रावधान, वो भी बाबा साहब के कारण ही हुआ था। अगर आप प्रोसीडिंग में जाइए 340 आर्टिकल में, तो लेकिन बीपी मंडल कमीशन के बाद वो सामने आया और उसको बीपी सिंह ने लागू करने का ऐलान किया। लेकिन बाद में वो बहुत सारी समस्याएं आई, देर से लागू हुआ। तो हमारा मानना है कि राहुल गांधी इसीलिए आज की राजनीति में कांग्रेस की एक अनोखे नेता हैं जो इन चीजों पर जोर दे रहे हैं। लेकिन ये राहुल गांधी की
का आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट भी हो सकता है और ये राजनीतिक मजबूरी भी। क्यों? क्योंकि जो अपर कास्ट का पूरा सामाजिक आधार था उनका, कांग्रेस का जी, वो बीजेपी में तब्दील हो गया है, बीजेपी में जा चुका है, तो वो आधार बचा नहीं कांग्रेस के पास। तो अब राहुल गांधी की जगह अगर कोई दूसरा भी नेता होता कांग्रेस का, तो क्या उसी छीने हुए आधार को खींचने में लगता या ओबीसी और एससी में, एसटी में वो नया आधार बनाने में जुटता? एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए मैं राहुल गांधी को श्रेय भी देता हूं और परिस्थितियों को भी जिम्मेदार ठहराता हूं कि शायद राहुल गांधी को सोचने के लिए परिस्थितियों ने मजबूर किया है। ये दोनों बातें हैं। इससे राहुल गांधी की महत्ता को मैं कम करके नहीं देख रहा हूं, लेकिन उन बातों को कहना मन से भी बड़ी बात, अब बड़ी बात है। लेकिन एक विडंबना यह है कि राहुल गांधी की सरकारें जहां थी अभी हाल तक, वहां उनका जो दर्शन है ये नया सामाजिक न्याय वाला, वो कहीं ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जैसे छत्तीसगढ़, जैसे राजस्थान, कहीं भी ठीक से सुसंगत ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जैसे उसकी जो है, जी हाँ, जैसे उनकी अफसरशाही, एडवाइजर्स जो उनके रियल एडवाइजर्स थे, कौन उनको चलाता था, उनकी आर्थिकी क्या थी, आदिवासियों और दलितों के बारे में उनकी सोच और समझ क्या थी, आरक्षण के बारे में उनके एग्जीक्यूशन का तरीका क्या था, क्या जातिवार जनगणना उन स्टेट्स ने कराई? मेरी जानकारी में कर्नाटक के अलावा कहीं नहीं हुई, बट कर्नाटक में सिद्धरमैया ने कराई थी, जिसके आंकड़े पब्लिक नहीं हुए। हाँ। तो इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो वो कर सकते थे और मध्य प्रदेश में भी कर सकते थे जब तक उनकी सरकार थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उस दरमियान कमलनाथ ने भूपेश बघेल के दौरान और गहलोत जी के दौरान ज्यादातर जो ब्यूरोक्रेसी में, एकेडमिक्स में या बड़े कॉर्पोरेशंस में जो नियुक्तियां हुई, उसमें एफर्मेटिव एक्शन कहीं नजर नहीं आया। तो ये राहुल गांधी के कहने और करने का फर्क वो दिखता रहा। तेलंगाना में भी सरकार बनी तो सत्ता के केंद्र में, लेकिन अभी वहां भी एक जो जातिवार जनगणना के बारे में बड़े रिलक्टेंटली सीएम बोलते हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो उसको लेकर बहुत रिलक्टेंट है, वहां प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन अभी जो बात आ रही है कि सिर्फ बैकवर्ड कम्युनिटी की गणना की जाएगी, सभी जातियों की नहीं की जाएगी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो इस पर अभी तक इंटरवेंशन नहीं है कि भाई क्या होना चाहिए। मतलब एक चुनौती ये है कि जिन राज्यों में सरकारें हैं, तो जो बातें ये कह रहे हैं कि हम केंद्र में आएंगे तो करेंगे, तो वहां कह के वहां जहां है सरकारें, वहां वो साबित कर सकते हैं कि हमने किया है। तो वो समस्या है। दूसरी बात की मेरे को लगता है कि राहुल गांधी जो आइडियोलॉजिकल जो उनका फ्रेमवर्क दिखाई देता है मुझे, और जो कांग्रेस पार्टी इन जनरल जो दिखाई देता है, दोनों में फर्क है। तो राहुल के पास कांग्रेस नहीं है पूरी तरह, और कांग्रेस के पास राहुल नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि कांग्रेस, एक नई कांग्रेस चाहिए राहुल गांधी को, और राहुल गांधी तो अपनी जगह सही है, वो बहुत सुसंगत है। जो बातें वो कह रहे हैं मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी के पास लोग नहीं है जो उनकी तरह हो, यहाँ तक कि उनके एडवाइजर्स में भी नहीं है शायद, जो उसको एग्जीक्यूट कर। हाँ, उनके आसपास के जो लोग हैं उनमें भी नहीं है। मैं कई ऐसी सूचनाएं मुझे हैं जो मैं डिस्क्लोज नहीं अभी कर रहा हूँ, लेकिन जो, क्योंकि वो निजी किस्म की है। लेकिन मेरे को लगता है कि राहुल गांधी के कहने और उनकी टीम के करने या उनकी पार्टी के करने के बीच का एक बड़ा फर्क है, और शायद इसलिए है कि कांग्रेस में जो एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं उनका बड़ा हिस्सा कांग्रेस का वही थिंक टैंक है जो पहले हुआ करता था, या कमोबेश उसमें जो मामूली बदलाव हैं, तो वो भी एक अजीब तरह का भद्र लोग हैं, एलिटिस्ट बैकग्राउंड है उनकी, और बड़े तो सोच में और अनुभव के बीच का जो फर्क है जी, वो मुझे लगता है दिखाई देता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो किस्से भी तमाम हैं, और जो अनुभव है 40 साल की राजनीति का को कवर करने का, वो घंटे भर में भी नहीं समेटा जा सकता। लेकिन फिर भी एक जो आकलन रहा है उर्मिलेश सर का, उसके बारे में बताया उन्होंने। तो और तमाम ऐसे वीडियो हम लेके आते रहेंगे चुनाव के बारे में। देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।